हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ है। फिर भी इसमें जनरल कैटेगरी की कंप्लेंट्स को भी इंक्लूड करने का प्रावधान अब रख दिया गया है। और भी जो अमेंडमेंट, चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं, मैं डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय, ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय हैं। सर, जो बात बीजेपी कह रही है, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, मैं मोटे तौर पर यह समझना चाह रहा हूं कि जो बात वो कह रहे हैं, सर की तरफ से जो बात कह, वो कितना आप उसको कानून के तराजू पर बराबर देखते हैं? और बात वही है कि ये मिसपरसेप्शन क्यों आया? ये चीजें तो सरकार और यूजीसी के स्तर पर होनी चाहिए थी। मामला कोर्ट में क्यों गया? कोर्ट में स्टे क्यों लगा? नाराजगी हुई तब ना 10 लोग कोर्ट पे पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने इस पे स्टे दिया है। धर्मराज जी, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे जितने भी नियमावली हैं, जितने भी कानून हैं, उनको सब कसौटी पे कसना पड़ता है, और वो कसौटी है संविधान। और संविधान की धारा जो 14 है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच प्रोवाइड्स के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देयर इज इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, परंतु मैं इतना सुनिश्चित जरूर करूंगा कि जब वर्डिंग से अपीयर होता है, कहीं भी ऐसा लगता है कि वो एक ही तरफ जा रहा है, तो वो अपने आप में डिस्क्रिमिनेटिंग करता है। तो फिर क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पर हमारे संविधान में, हमारी नियमावली में कई जगह दी है। हमें उस सब चीजों को टेस्ट करने के बाद ऑनरेबल बेंच ने, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसी बात की, ने ये पाया कि कहीं ना कहीं इस कानून में डिस्क्रिमिनेशन अपीयर होता है। क्योंकि अगर आदमी, अगर वो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों के बीच में अगर कोई विवाद है, तो वो इस रीजन पर आगे ना बढ़े, तो वो जातिगत बन जाए। चलिए सर, ठीक है, आपकी कुछ ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करवाते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। निरंजन पोद्दार जी का मैं रुख करूंगा। निरंजन पोद्दार जी, कोई माने या ना माने, इस मामले का तो राजनीतिकरण खूब हो चुका है, और इसमें अब ये मसला इस तरीके का है कि कुछ लोग खुलकर मैदान में आए हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं, कुछ लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। मसला यह है कि ये जो राजनीतिकरण हुआ, अब सब लोग इसमें अपने अपने हिसाब से इसको नाप तौल रहे हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मोटे तौर पर जो पूरा सिनेरियो चलाना सर, इसमें जो बड़े स्तर के जो नेता हैं जिनके बयान आए, उनमें मुझे सबसे जो महत्वपूर्ण बयान लगा वो बहन जी का लगा, मायावती जी का। मायावती जी ने कहा, कल भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, आज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा करना था तो जितने स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत करनी थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना था। और आगे वो लिखती हैं कि आपने खाई को और लंबा कर दिया, खाई को पाटने की जगह पर। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए धर्मराज जी, सबसे पहले तो मैं आज पहली बार आपके किसी बात से असहमत हूं। आपने कहा इसका राजनीतिकरण हुआ, मैं ये बात नहीं कहता कि इसका राजनीतिकरण हुआ। ये एक वर्ग जो विरोध कर रहा था, जो इस चीज से द्रवित था, वो कोई राजनीति नहीं कर रहा था, वो किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा था, वो अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। वो अपने बच्चों के भविष्य को, आरक्षण तो आप नहीं दे सकते, लेकिन संरक्षण की वो गुहार लगा रहा था। तो इसको आप विरोध भी मत कहिए, सरकार का विरोध भी मत कहिए। वो केवल एक जो न्याय के नाम पे अन्याय किया जा रहा था, उसके लिए वो अपनी गुहार लगा रहा था, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आज मुझे देख करके बड़ी वेदना होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं, उनकी भाषा में 2013 के अंदर जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता आते थे, उतना ही घमंड मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हमें ऐसे कोई नहीं हिला पाया, वैसे कोई नहीं हिला पाया। धर्मराज जी, हमारे यहाँ अहम और वहम सबसे बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी ने अच्छे अच्छों के ताजोर तक फैला दिए, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं इस चीज की। आप मुझे एक बात बताइए, ओबीसी कोई जाति है क्या? ओबीसी तो एक वर्ग है ना। तो एक वर्ग है तो डिस्क्रिमिनेशन किसी जाति के खिलाफ हो सकता है, किसी वर्ग के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्या? आज यादव समाज है, यादव समाज को कोई आदमी कोई उसका शोषण कर सकता है?
आज कोई जाट समाज का कोई शोषण कर सकता है, गुर्जर समाज का कोई शोषण कर सकता है? कैसी बात आप कर रहे हैं? लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि सीधे पर दो चढ़ते हैं। जो घोड़ा सीधा होता है ना, उस पे बच्चे को भी बिठा देते हैं, चाचा को भी बिठा देते हैं, मामा को भी बिठा देते हैं। लेकिन जो घोड़ा फटकार मारता है, उस घोड़े के ऊपर बहुत पारंगत सवार होता है, वही सवारी करने की हिम्मत जुगाड़ कर पाता है। और जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं, जिसको ये स्वर्ण कहते हैं, मैं तो स्वर्ण भी नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं जनरल कैटेगरी का जो समाज है, वो बेचारा, उसकी स्थिति ये है कि उसके ऊपर लगातार 2 सवारी करते हैं, 3 सवारी करते हैं। लेकिन आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, यहां पे भारतीय जनता पार्टी भी सुन ले, सरकार भी सुन ले। हमारे यहां कहते हैं कि तीर कमान से और बात जबान से, एक बार निकली वापस नहीं आती है धर्मराज जी। और आज आपको ये चीज मैं बताऊं, ये जो समाज है, ये हो सकता है किसी को चुनाव जिताने की ताकत नहीं रखता हो, लेकिन चुनाव जीतने का माहौल बनाने की ताकत रखता है। और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आज भी जो वेल विशर है, वो इस चीज को सुन लें कि जब आप 2 सीटों से 302 पे आए थे, तो कहीं ना कहीं ये समाज आपके साथ छाती अड़ा करके खड़ा हुआ था। और आज कहीं ना कहीं वो समाज निराश है। आप कह रहे हो सामाजिक न्याय, एक तरफ तो आप कहते हो बटेंगे तो कटेंगे, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं कि देश के अंदर 2 ही जातियां, गरीब की और अमीर की। और जब आपने ऐसा वितंडा कर दिया, उसके बाद में आप इसको डिफेंड कर रहे हो। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारी त्रुटि हो गई। मुन्ना खान जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। मुन्ना खान जी, अभी हमारे मित्र ने अहंकार की बात की भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको बता दूं कि एक शेर है बहुत ही बेहतरीन, इमरान प्रतापगढ़ी जी का। कहते हैं कि दर्द में गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द में गुजारे तो सभी जाएंगे, तेरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितना बुलंदियों पे चला जाए, मगर याद रखना आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। तो ये घमंड रावण का नहीं रहा तो भारतीय जनता पार्टी का घमंड नहीं रहने वाला है। आज सत्ता के नशे में जो उलूल जुलूल बातें भारतीय जनता पार्टी की, सुन तो लीजिए मित्र हमारे, सुन तो लीजिए, भारतीय जनता, आप सुनिए तो सही, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो जहर इन्होंने परिणाम। मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी एक मिनट, मैं इसको थोड़ा मुन्ना खान साहब, मैं इसको थोड़ा क्रिस्टल, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर आशीष हांडा, आप मुझे बताइए, ये जो सड़क पर अलग अलग जगहों पर लोग उतरे, युवा वर्ग उतरा, अलग अलग संगठन उतरे, वो क्यों उतरे? सर वो इसलिए उतरे, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दिया, उन्होंने डाउट क्रिएट कर दिया। तो इस डाउट को नहीं, तो फिर इस डाउट को दूर करना किसका काम था? नहीं, आशीष हांडा जी, इस डाउट को दूर करना किसकी जिम्मेदारी थी? इस डाउट को दूर करना किसकी जिम्मेदारी थी? सवाल 1 लाइन का होना चाहिए, जवाब 5 लाइन का, मुझे जवाब देने दीजिए। अरे सर, खूब टाइम दिया, अब 1 घंटा में सवाल जवाब आपसे थोड़ी करता रहूंगा। मैंने कहा इसको दूर कर, अभी 2 दिन, एक मिनट सुनिए, अभी अरे आशीष हांडा जी, अभी 2 दिन पहले जब शिक्षा मंत्री आए थे प्रेस, नहीं, जब 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने हाथ हिला के, नहीं 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री आए थे ना, जो आए थे, जो यूजीसी के बॉस हैं, वही है ना जो यूजीसी मेरे रिपोर्ट करता है। उन्होंने तो हाथ झाड़ दिया था कि उन्होंने कहा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दिया जाएगा। हम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए, उसके ऊपर कोर्ट की टिप्पणी अगर आएगी तो हम उस हिसाब से, हाँ जी बोलिए, हम अमेंडमेंट करने को कहा। मेरा एक क्वेश्चन है जी कि हर एरा, धर्मराज जी, इनसे ये पूछिए कि जो ये कह रहे हैं मिसपरसेप्शन बना दिया, भ्रमित कर दिया, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट भी भ्रमित था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा आप विद्वान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न उठाए हैं इस चीज के ऊपर कि हमारा समाज कहां जा रहा है, आप तो इसके अंदर और खाई पैदा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मिसपरसेप्शन बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को आपकी सरकार, ठीक है, हो गया, निरंजन जी, हो गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को मान्यता तो दे रहे हैं, वरना जब यही सुप्रीम कोर्ट आपके अगेंस्ट फैसले सुनाता है, केजरीवाल को दोषी ठहराता है, राहुल गांधी के अगेंस्ट केस को मान्यता देता है, तब आपको यही सुप्रीम कोर्ट
ऐसा लगता है कि हमारी इंस्टीट्यूशंस को सारे के सारे को कैप्चर कर लिया है मोदी ने। आज कम से कम इस सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता के ऊपर आप जो मान दिखा रहे हैं ना, सर वो अच्छा लग रहा है सब मुझे। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो सर ये एक मिनट, ये जो मिसकम्युनिकेशन हुआ डॉक्टर साहब, ये जो बात नहीं समझ रहे हैं। सर एक मिनट, मैं बहुत कूल माइंड होकर आराम से बात करता हूं, जिस चीख चिल्लाने में भरोसा नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि जो मिसकम्युनिकेशन हुआ ये किसकी देन थी, किसकी जिम्मेदारी जवाबदेही थी मिसकम्युनिकेशन ना हो? बहुत अच्छा सवाल। धर्मराज जी, आप एक बात समझिए, आप उस बात को समझने के लिए मेरे को टाइम दीजिए कि मैं समझा पाऊं। अगर मैं आज इल्जाम लगाऊं, किसी के ऊपर कोई महिला इल्जाम लगा दे कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, इल्जाम लगाना 1 मिनट का काम होता है, उसको प्रूव या डिसप्रूव करना बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, इसको हिमांशु जी समझते हैं। लेकिन इसी तरह से मन में शंका पैदा करना, मैंने क्या कहा था, 1000 बूंद पानी पे 1 बूंद स्याही भारी पड़ती है। जब लोगों के मन में इन्होंने पहले भी सीएए एनआरसी फार्मर्स लॉ के टाइम पे भ्रांतियां पैदा कर दी, तो वो दूर होने में टाइम नहीं लगता। ये कब की है? ये 13 जनवरी की तो है ही ये सारी। आज हम बात कब कर रहे हैं? 29 जनवरी को। 16 दिन सारे नहीं हुए, अभी तक तो आधे लोगों को पता भी नहीं है कि यूजीसी 2026 है क्या। मैं गारंटी देता हूं, आपके पैनल पे बैठे आप मेरी किसी से 1 to 1 डिबेट करा दीजिए, आधी चीजें 2026 यूजीसी की उन्हें भी नहीं पता होंगी, तो आम जनता को कहां से पता होगी? और जब पहले प्रॉब्लम ही नहीं पता तो सोल्यूशन कहां से लाएं? इन्होंने तो एक गलत नैरेटिव धर दिया कि भाई जो आम आदमी है, जनरल कैटेगरी है, वो मारा गया, जनरल कैटेगरी के राइट छीन लिए। चलिए ठीक है विष्णु पांडे जी, ठीक है विष्णु पांडे जी, बहुत देर से शांत हुए। ठीक है विष्णु पांडे जी, बोलना शुरू कर दिया सोसाइटी के अंदर। अरे ठीक है विष्णु पांडे जी, ये बताइए, जो बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि मिसकम्युनिकेशन हुआ नहीं, कुछ लोगों ने इसमें मिसकम्युनिकेशन पैदा करने की कोशिश की, तो सवाल तो खड़ा होगा ना कि ये मिसकम्युनिकेशन क्यों हुआ? और आज के पिछले 15 दिन में तो स्थिति हो गई है कि छात्रों में 2 गुट नजर आ रहे हैं, एक तरफ एसटी एससी ओबीसी है, दूसरी तरफ जनरल कास्ट वाले नजर आ रहे हैं। तो धर्मराज जी, ये किसका फेलियर है? ये तो बीजेपी सरकार का फेलियर है। ये तो सरकार का फेलियर ये बोलने लगते बीच में, ये कमी है ना धर्मराज जी के में। एक सुन लीजिए, अरे बहुत देर से शांत है वो, सुन लीजिए, हाँ बोलिए। आशीष जी, अगर मैं भी बोलूंगा आपके बीच में, आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, कम से कम सुन तो लीजिए। कम से कम देखिए, अगर सरकार में लोग, चाहे सरकार के बीजेपी कई सारे मंत्री, कई सारे पूर्व सांसद ने बयानबाजी करी इस मुद्दे पे, ऐसा नहीं है, तो ये तो समझाने में तो सरकार फेल हुई। सरकार ये फेल हो गई बिल्कुल भी, कि उनकी बनाई गई कमेटी, अगर उनकी तपस्या में ही तो कमी रही कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दिया कंस्टिट्यूशन बेंच ने, चैलेंज तो होगा। आखिर सरकार, युवाओं में वो भय तो सरकार ने पैदा किया ना। अगर वो एक वर्ग गया है स्टे लेने के लिए, तो कौन सा वर्ग है वो, और क्यों चला गया? वो एक वर्ग गया जो आपके द्वारा पॉलिटिकली फूंक दिया हुआ वर्ग है। नहीं आशीष जी, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप लोगों ने क्या किया है, धर्म पे बांटा भाषण, और आपने युवाओं को पार्ट दिया है। एजुकेशन सिस्टम पे आपने हमला किया। जातीय जनगणना का कलेश कौन लेके आया? कौन जातीय जनगणना के ऊपर ढोल बजाता है? उस नेता का नाम पता है आपको? किस पार्टी का? आशीष जी, यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन की बात करें, क्रॉस क्वेश्चन नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे, ये खेल रहे हैं, ये आप बता दीजिए कि अगर लोगों के बीच में ये मिसपरसेप्शन क्रिएट हुआ है और ये चीजें हुई हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये तो आप नहीं समझा नहीं पाए। मैं भी तो यही और 5 दिन से अगर आप टीवी की डिबेट, अरे एक मिनट नहीं एक सर एक मिनट सर, आशीष शांडा जी, जो बात आप कह रहे हैं, सर सुनिए, जो बात एक मिनट सर सुनिए, आशीष शांडा जी, जो बात आप कह रहे हैं वो केंद्र सरकार का कोई मंत्री या धर्मेंद्र प्रधान आके बोल दे कि भाई कुछ नहीं, जो था वो ठीक है। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोल रहे वो? अब देखिए ऐसा है, वो किन चैनल्स पे जाएं, वो क्या बोलें, वो क्या नहीं जब बात करते वो अथॉरिटी है ना सर। आप उनको कॉल कर लीजिए, अगर वो आपके डिबेट पे, आपके चैनल पे आते हैं तो वो ठीक है। अरे उनको कई लोग कॉल कर रहे हैं, वो नहीं बात। और उन्होंने 2 दिन पहले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरीके की बातें जवाब दिया उन्होंने, उसके बाद तो जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो और आग बबूला हो गए। वो आए थे आग में पानी डालने के लिए, बट वो घी डाल के चले गए।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी अपनी अपनी सोच है सबकी। देखो, हम एक बात कह रहे हैं, हमने बड़ी बुनियादी बात उठाई, ये मुद्दा पॉलिटिकल है ही नहीं। सोशल स्टिग्मा जो है उसको दूर करने के लिए, इक्वालिटी देने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए, यूनिवर्सिटीज में समानता हर विद्यार्थी को मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज के लिए गाइडलाइन जारी की। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जितने ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं उनको लगा, सर एक बात बताऊं आपको, सर क्योंकि अभी सर मेरे पास 1 मिनट है, मैं किसी से कोई सवाल नहीं लूंगा, बस लोग सुन ले। ये जो कमेटी है जिसने अनुशंसा की थी, उस कमेटी के ज्यादातर लोगों ने तो हाथ झाड़ दिए हैं। जो अध्यक्ष है दिग्विजय सिंह, उन्होंने लंबा चौड़ा कहानी लिखा है सोशल मीडिया पे, पढ़ लीजिए जाके क्या उन्होंने लिखा, उन्होंने हाथ झाड़ दिया। करण भूषण है सांसद,